हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो दिन है इतवार का और आज लेकर आई हूँ स्पेशल स्ट्रेटजी फॉर असिस्टेंट अकाउंटेंट पोस्ट। और बात करेंगे कि इसकी नई वैकेंसी कब आएगी, क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है। सब न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो। तो इसके बारे में सब बात करेंगे। देखेंगे कैसे इसका एग्जाम होता है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, क्या इसका सिलेबस रहता है, कितना इसमें टाइम मिलता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, सारा इसमें बात करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपनी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और इस पढ़ाई को और भी ज़्यादा बूस्ट करने के लिए ही आज सुबह सुबह का ये टाइम चुना है, ताकि आप मोटिवेट हो और आगे के लिए भी अच्छे से पढ़ाई करें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेजी। इसकी सिलेबस देखेंगे, सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले सिलेबस देखने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इसमें एग्जाम पैटर्न इसका क्या होता है। जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। देखो बच्चों, इसका नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले, और इसमें क्वालिफिकेशन मांगी जाती है बीकॉम। इसकी क्वालिफिकेशन रहती है। इसके साथ कोई डिप्लोमा तो नहीं मांगा जाता, ना 1 ईयर कंप्यूटर का मांगा जाता है, ना डोएक मांगा जाता है, कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके पास ट्रिपल सी हो तो अच्छा है, क्योंकि इसके साथ साथ कभी कभी ऑडिटर की पोस्ट भी निकल जाती है और उसके लिए ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, नोटिफिकेशन आता है। अभी तक तो ये हो रहा था कि नोटिफिकेशन आ रहा था तो 6 से 7 महीने फिर लग जा रहे थे एग्जाम होने में, क्या क्या परेशानियां रही पीछे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है नोटिफिकेशन आ रहा है और उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बीच में क्या हो जा रहा है, आपका एग्जाम हो जा रहा है। और एग्जाम के जस्ट 1 या 1.5 महीने बाद आपकी टाइपिंग हो रही है। तो टाइपिंग टेस्ट इसके लिए बाद में जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जाम को, तब आपका क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट भी होता है एक, जिसमें आपको 4,000 की डिप्रेशन मांगे जाते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा हार्ड काम नहीं होता। ये बहुत, जिसके भी मार्क्स अच्छे होते हैं वो इसको आराम से, जिसके गंदे भी मार्क्स होते हैं वो भी आराम से इसको कर लेता है। टाइपिंग में बहुत कम बच्चे बाहर होते हैं, इसलिए इसको तो सोचना ही मत कि ये भी हमारा कोई क्राइटेरिया है। ये तो हो ही जाता है, ये तो बाद की बात होती है। मेन बात होती है मेरिट में आने की, और मेरिट में ना आने की ही नहीं, सिर्फ मेरिट की जनरल की सीट को काटने की। अगर आप जनरल सीट पर हैं तभी आप सेफ हैं, अदरवाइज कई बार अब ऐसा हो रहा है कि जो जनरल और ओबीसी की जो मेरिट होती है वो लगभग लगभग बराबर ही जाती है, कुछ एक आध नंबर कम होता है। और साथ ही साथ आपकी क्या होती है, एससी एसटी की थोड़ी नीचे चली जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम अगर कम नंबर भी लाएंगे तब भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन आपका, मैं अभी आपको बता रही हूँ, अगर आपके 60+ मार्क्स आते हैं तभी आपका सिलेक्शन अब क्लियर होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। अच्छा, पोस्ट कितनी आने वाली है ये भी बात कर लेते हैं। पोस्ट जहां तक पता चला है ये आएगी आपकी 300 अराउंड। तो ये भी अच्छी खासी पोस्ट है। अगर आपको मन है अकाउंटेंट बनने का, बहुत जल्दी जल्दी इसमें प्रमोशन भी होता है, तो अच्छी पोस्ट है 300। तो इसके हिसाब से काम करेंगे। अच्छा, कब आने वाली है, तो आने वाली है बच्चों इलेक्शन के बाद। ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, ऑथेंटिक न्यूज़ है। पीएस करंट अफेयर्स भी आपने चैनल सब्सक्राइब करा हुआ होगा, उन्होंने भैया ने बताया है। और जो वो बात बोलते हैं वो आपको भी पता है और मुझे भी, कि वो सच ही बोलते हैं। वो अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं बताते हैं, क्योंकि देखो मेरा भी कोई कांटेक्ट तो है नहीं आयोग में, मैं भी कहाँ से बताऊंगी, है ना। तो आएगी इलेक्शन के बाद जरूर। ये तो पहले ही कंफर्म हो गया था, क्योंकि जैसे ही ये ग्रामीण विकास, ये बात हो रखी है आपके उसमें कैबिनेट मीटिंग में भी, कि ग्रामीण विकास विभाग में भी आपकी 210 पोस्ट है। तो 210 तो ये हो गई आपकी, जो भरी ही जानी है। और जो भी बात अगर कैबिनेट में कभी हो जाती है ना, तो वो कभी ना कभी जरूर सच होती है। कभी ना कभी से मतलब यह है 1 साल के अंदर तो वो हो ही जाती है। तो ये बच्चों आनी है वैकेंसी, इसमें कोई भी वो नहीं है कि ये वैकेंसी नहीं आएगी या हम इस पर आर्ग्यूमेंट करें, कुछ नहीं। क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद हमारे पास सिर्फ क्या है, 1 से 1.5 महीने का टाइम होता है। उसमें अब आप क्या करेंगे वो आपने देखना है, कि आपने अभी टाइम वेस्ट करना है या क्या करना है। तो ऑलमोस्ट जहां तक उम्मीद कर रहे हैं कि 6 मंथ आपके पास अभी पढ़ाई के लिए है, और जो बहुत मोर देन इनफ होते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ोगे, अपनी पढ़ाई करोगे और रिवीजन करोगे, एमसीक्यूज लगाओगे, तो आपको बहुत ही बेनिफिट इसमें होने वाला है। तो बात करेंगे इसके सिलेबस की भी, एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं अच्छे से। इस बार ऐसी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि यूके ट्रिपल एसएससी ये वैकेंसी करवाएगा, ये पोस्ट निकालेगा, तो वो हिंदी नहीं देगा, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने हिंदी नहीं दी थी, हिंदी इंक्लूड करी थी यूकेपीएससी ने। तो देखते हैं, खैर उसे भी देख लेंगे, हिंदी में भी क्या क्या कुछ आ सकता है, उसकी भी बात कर लेंगे। बात करेंगे कि मेरे एंड से भी आपको क्या क्या मिल रहा है मेरे चैनल से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें यूनिट्स टोटल कितनी है। तो बेटा इसमें यूनिट है आपकी 10 टोटल यूनिट्स हैं इसमें, जो कि आपको पढ़नी होती हैं। और ये इतनी भी हार्ड नहीं होती है कि हम ये क्रैक ना कर पाए, लेकिन हर चीज़ के लिए क्या चाहिए होती है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। अब 1 से 1.5 महीने के पहले आप पढ़ने बैठोगे, एक यूनिट भी नहीं कंप्लीट होनी है, डर के मारे ना, एक यूनिट भी कंप्लीट नहीं होनी है। 10 यूनिट्स तो बहुत बड़ी बात है। अब देख लेते हैं यहाँ पर सिलेबस क्या है इसका। तो पहला है आपका बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इसका ये सिलेबस है आपका पूरा।
इसमें मैंने मेरी तरफ से आपको क्या क्या मिल चुका है, मेरी तरफ से आपको बुक कीपिंग से लेकर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग तक का पूरा सिलेबस अभी मिल चुका है। बिल्कुल डिटेल्ड वीडियोस है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें पढ़िए और यूट्यूब से लगाइए आप एमसीक्यूज। जहां भी आपको दिख रहे बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज लगाइए, जहां भी आपको दिख रहे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप उन्हें लगाइए। बस ये आपने करना है, ठीक है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में आधे से ज्यादा यूनिट मेरी हो चुकी है। एडवांस्ड अकाउंटिंग है उसके बाद सेकंड आपका, ये भी मैंने करवाना है, अभी मैं करवाऊंगी। अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक दूसरी वैकेंसी भी आई हुई है ना यूकेपीएससी एएसओ की, तो जो दोनों में कॉमन, जो मुझे लग रहा है कि दोनों में कॉमन है जो टॉपिक्स, वो मैं क्लियर करवा रही हूँ और साथ साथ इसके भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बुक कीपिंग की बात हुई, फिर एडवांस अकाउंटिंग की बात हुई, इसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है आपकी, और ये है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन है आपका बुक कीपिंग वाला, ये तो सारा का सारा आपका 11th-12th का है। एडवांस अकाउंटिंग हुई आपकी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हुई आपकी, और कॉस्ट अकाउंटिंग ये आपका है बीकॉम का सिलेबस। जिनके पास, अच्छा अपनी तरफ से भी अप्रोच लगानी चाहिए, ये नहीं किसी के भी भरोसे बैठ जाओ, मेरे भरोसे या किसी के भी, बिल्कुल नहीं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि जो आपके YouTube चैनल्स होते हैं या आप कोई कोर्स परचेज करते हो, वो सिर्फ आपको किसके लिए होते हैं, वो आपको सिर्फ गाइड करने के लिए होता है। वो ये नहीं होते, वो उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कह दिया गारंटी से कि हम ही करवाएंगे आपका, कह देते हैं कुछ, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि अपनी तरफ से भी अप्रोच लगाइए। आपको कोई टॉपिक लग रहा है कि मैंने कम पढ़ाया है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, अपने आप से भी पढ़िए, ठीक है ना। और अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप कोर्स भी परचेज करिए इसके लिए, ताकि आपकी एक प्रॉपर तरीके से वो हो, प्रिपरेशन हो। आप मेरी वीडियो से गाइड होते रहिए, क्योंकि मैं जो कंटेंट आपको दे रही हूँ ना, वो डिटेल्ड कंटेंट दे रही हूँ, तो इसलिए आपको वो वीडियोस देखनी मस्ट हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि देखो इंसान के साथ कैजुअलिटी लगी रहती है। ऐसा ना हो कि आप किसी के भरोसे बैठे हैं, उसके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए या कुछ हो जाए कि उसे अपनी वीडियोस बंद करनी पड़े, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको अप्रोच लगानी है अपनी तरफ से भी, और अभी बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास अप्रोच भी लगाने के लिए और सब कुछ करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका यूनिट है, यूनिट 5th, ये है आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ये भी आपकी बच्चों कहाँ से आती है, बीकॉम की बुक से। बीकॉम की बुक में सारा का सारा आपको सिलेबस मिल जाता है। टैक्सेशन, लॉ एंड ऑडिटिंग, ये भी आपका बीकॉम का है, इसमें भी सारा सिलेबस मिल जाता है आपका। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये भी आपका किसका है, मेरे ख्याल में ये 12th में भी है और बीकॉम में तो ये है ही। इसके बाद आ गया आपकी ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग, इसी में ये जो आपकी टैक्सेशन लॉज वाली जो आपकी यूनिट है, उसी में आपकी ऑडिटिंग भी है। काफी बड़ी ये यूनिट है। अच्छा इनके नंबर पे मत जाना बिल्कुल भी, इन्होंने नंबर मार्क्स भी दिए हुए हैं कि इतने इतने मार्क्स का होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी तो ये किसी टॉपिक से बिल्कुल, किसी यूनिट से बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, और किसी यूनिट से भर भर के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो कुछ नहीं पता है ना। यहाँ पे भी आपके ये आपका वो है। फिर आपकी फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आ जाता है, ये आपका मिल जाएगा उसमें 12th की बुक में मिल जाएगा ये आपको ना, फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर ये आपका बिजनेस मैनेजमेंट है, ये भी आपका उसका है 12th की बुक का। बिजनेस स्टेट्स, अच्छा ये बिजनेस स्टेट्स तो मैंने आधे से ज़्यादा करवा भी दिया है, इस ये भी करवा दी है मैंने यूनिट ना। ये सारा हो चुका है आपका, ये जितना भी है ये यहाँ से यहाँ तक ये सारा, यहाँ तक स्टैटिस्टिकल एवरेजेस तक आपका ये भी, इसमें भी सारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आगे आपको रिग्रेशन, कॉरिलेशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये सारी चीज़ें करवाने वाली हूँ। तो बने रहना मेरे साथ ज़रूर, और बहुत अच्छी आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल रही हैं वहाँ पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मैं सोची इसके भी टॉपिक डालने शुरू करूँ आपके। और बिजनेस कम्युनिकेशन के भी कुछ टॉपिक्स डाल दिए हैं, प्रोसेस, इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ये डाल दिया है, बैरियर्स डाल दूंगी, और जल्दी ये सारा आपका धीरे धीरे करके डालती रहूंगी। तो सिलेबस की आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको जो भी चीज़ जहाँ से मिल रही है, जिस भी बुक में आपको लग रहा है, पहले तो अपने सिलेबस को अपने माइंड में बिठा लीजिए बहुत अच्छे से कि सिलेबस में ये सब चीज़ें हैं। जब आपको सिलेबस अपने दिमाग में बैठ जाता है ना, तो जहाँ भी आप टॉपिक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक्स आपने क्या करना है, पढ़ने हैं। तो 11th की बुक हो, आपकी 12th की बुक हो, बीकॉम की हो, एमकॉम की हो, एमबीए की हो, बीबीए की हो, जिसकी भी बुक्स आपके पास हैं, आप उनसे अपनी अप्रोच लगाइए कि कौन सा टॉपिक हम कहाँ से कर सकते हैं। अच्छा ये वाला टॉपिक मैं अभी डाल दूंगी, आजकल में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा रेडी है, और फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये भी मेरा रेडी है। तो ये मैं डाल दूंगी, मुझे जो भी, मतलब मैं यूनिट वाइज नहीं करवा रही हूँ, जो भी मुझे जहाँ से टॉपिक मिल रहा है और मेरा रेडी है वो मैं करवा दूंगी आपको। तो चलिए ये बात तो हुई आपके सिलेबस की। हिंदी भी देख लीजिए कि इस बार आई थी, हिंदी भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं आई थी, आपकी 20 नंबर की हिंदी आई थी, और इसने बड़ा अच्छा काम करा बच्चों के लिए ना, उनके मार्क्स गेन करवाने में। तो उसमें विलोम शब्द थे, वाक्य वर्तनी शुद्धि थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे, तत्सम एवं तद्भव शब्द थे, विशेष एवं विशेषण थे, पर्यायवाची शब्द थे। तो ये तो इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं था। अगर आप एक एक हफ्ते में भी एक एक टॉपिक, मतलब विलोम शब्द आप एक हफ्ते में करेंगे, फिर वाक्य वर्तनी शुद्धि एक हफ्ते में करेंगे, तो भी आपके पास बहुत टाइम है, आप इसको भी अच्छे से क्लियर कर जाएंगे। अब देखिए, देखते हैं इसकी स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। 6 मंथ के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है, और ये क्या होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता बच्चों, है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसकी क्या स्ट्रैटेजी हमारी होनी चाहिए। मैंने आपको एग्जाम बता दिया, एग्जाम आपका हद से हद अक्टूबर नवंबर में हो जाएगा, जहां तक लग रहा है, जहां तक उम्मीद की जा रही है।
तो टाइम अभी देखने में लग रहा है, जब एग्जाम होना होता है तो उस टाइम वो बहुत कम हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं क्या होने चाहिए स्ट्रेटजी। एक टॉपिक आपको डेली पढ़ना है, ठीक है, एक टॉपिक आपको क्या करना है, डेली पढ़ना है। और आपको क्या करना है, जब नेक्स्ट डे आप एक टॉपिक नया पढ़ोगे ना, नेक्स्ट वाला पढ़ोगे, तो उसके साथ जो यस्टरडे आपने टॉपिक किया था वो आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्या होगा, ऐसे ही आप डेली जैसे नया टॉपिक पढ़ रहे हो तो पिछले वाला, पिछले दिन का आपको क्या करना है, टॉपिक रिवाइज कर लेना है। और इसके लिए आपको बनाने हैं छोटे छोटे से नोट्स, चाहे वो आप मेरी वीडियो से बनाइए, कहीं से भी बनाइए। ये जो नोट्स होंगे, अब भाई देखो बच्चों, बार बार वीडियो देखने में तो बड़ा टाइम खराब होता है ना। तो बार बार वीडियो तो नहीं देख सकते आप 2 बार 3 बार 4 बार ही तो वीडियो देख सकते हो। इसके बाद तो आपको आप बार बार थोड़ी देखोगे। आपने क्या करना है, फिर उन नोट्स से पढ़ना है ना। तो एक टॉपिक आपको डेली करना है, जब आप अगले दिन नया टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ आपको यस्टरडे टॉपिक क्या करना है, रिवाइज करना है। डेली का ये अपना मामूल बना लीजिए कि आपको ये काम करना ही करना है। सैटरडे में आपने जितना भी हफ्ते भर में पढ़ा है वो सब आपको क्या करना है, रिवाइज करना ही करना है। और मंडे से फ्राइडे आप स्टडी करेंगे, और संडे अपना सैटरडे को आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे, और संडे अपना रखोगे बिल्कुल ऑफ। संडे आपने ऑफ रखा, और उसके बाद आपकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए बेटा, स्टडी की टाइमिंग बहुत मैटर करती है। सुबह आप 7 से 9 पढ़िए, फिर आप 10:30 से 1 पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, मैंने ये कह दिया कि 4 बजे उठ जाओ, नहीं, 7 से 9 पढ़ो। लेकिन उठो, देखो उठो जल्दी, 1 घंटा पहले उठो कम से कम, ताकि आप फ्रेश भी हो जाए, थोड़ा योगा वोगा भी कर लें, अपने आप को रिलैक्स कर ले। चाय पीने की आदत है, सुबह उठ के चाय पी ले, जो भी करने की आदत है वो कर ले आप अपना। फिर 7 से 9 बिल्कुल डेडिकेशन से बैठ जाए, और इसमें कुछ नहीं करना है। फिर 9 बजे उठ के आपको, अगर आप नाश्ता बनाते हैं नाश्ता बनाइए, आप जो जो करना है आपने वो करिए। अच्छा, अगर सुबह का टाइम आप फीमेल हैं, मैरिड हैं, और आपका बिजी रहने वाला है, तो इस टाइम को आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से, 2 घंटे किसी और टाइम दे सकते हो। और किसी टाइम क्यों दे सकते हो, फिर आप सुबह जल्दी उठिए, 5 से 7 दीजिए टाइम, ठीक है ना। और दूसरा टाइम आपका रहना चाहिए 10:30 से 1 का, ये भी सही रहेगा, क्योंकि दिन में बच्चों नींद आनी है, दिन में पढ़ाई नहीं होगी। अब हो रहे हैं गर्म दिन, अब पढ़ाई नहीं होगी दिन में, तो 10:30 से 1 आप पढ़ सकते हैं, 2.5 घंटे वहां आपको मिल जाएंगे। और शाम को जो आपको 6 से 8 घंटे का मैं बता रही हूँ ना, ये तो आप कॉमर्स का तो अकाउंट्स का तो सुबह ही निपटा लीजिए इसमें। ये 2 घंटे 2.5 घंटे 4.5 घंटे बहुत है। और ये जो हिंदी का टाइम है ना, ये आप शाम को दीजिए, 6 से 8 घंटा हो गया ये इस टाइम, क्योंकि देखो, और रिवीजन करो इस टाइम, ये टाइम बहुत सही होता है। इस टाइम इंसान अगर उलझ भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से पढ़ भी सकता है और रिवाइज भी कर सकता है। ऐसा टॉपिक उठाइए जो जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करिए सुबह के टाइम, क्योंकि इस टाइम कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता। तो इस तरह से अगर आप ये अप्रोच अपनी तरफ से लगाते हैं और वीडियोज़ में बने रहते हैं, मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, जो टॉपिक्स मैंने आपको करवा रखे हैं आप जाकर देखिए उन्हें, कितने डिटेल्ड मैंने करवा रखे हैं, और एक एक चीज़ आपको क्लियर करवा रखी है। इसके अलावा भी जो 11th वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, जिनको स्टेट्स के न्यूमेरिकल और आपके कोई से भी न्यूमेरिकल, रॉयल्टी अकाउंट हो गया, हायर परचेज अकाउंट हो गया, उनके न्यूमेरिकल की भी मैं सेपरेट, न्यूमेरिकल की भी सेपरेट प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ। तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे आगे के लिए, बिल्कुल कंसेप्ट आपके क्लियर होते चले जाएंगे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जब आपको इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी मिल गई है, आपको गाइड करने वाला एक ऐसा मिल गया है कि जो आपको बताता रहे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी अपने उसमें अच्छे से लगे रहिए। देखो, मेरा कोई बेनिफिट नहीं होना है आपकी, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानती, बिल्कुल भी किसी का बेनिफिट नहीं होना है। बेनिफिट होगा आपका होगा अगर, लेकिन बस मैं तो यहाँ पे सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें, और आपका जो पैसा है या जो भी है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए जब हम पढ़ते हैं ना। और फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम हमारा निकले ना। तो चलिए मिलेंगे फिर नई वीडियो में आगे के लिए नए अप्रोच के साथ, बिल्कुल, और नई तरीके से लेकर एक अच्छी सी वीडियो लेकर कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको टॉपिक करवा दें। लेकिन वही वाली बात मैंने आपको कही ना कि कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है, तो इसलिए रेगुलर तो वीडियोस डालना पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए। तो लगे रहिए पढ़ाई में, तब तक मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।